नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। बच्चों, अब तक हमने जाना कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। राष्ट्रीय आय का तात्पर्य है एक देश की सीमा के अंदर जिन भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, यदि उसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाए और मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन की वैल्यू को घटा दिया जाए तो हमारी राष्ट्रीय आय निकल कर आती है। इसके साथ साथ हमने राष्ट्रीय आय की 3 धारणाओं को भी जाना। पहली धारणा थी जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद, जो कि एक देश की सीमा के अंदर जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन होता है, वस्तुओं या सेवाओं का, उसे हम सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी में शामिल करते हैं। दूसरा हमने कॉन्सेप्ट जाना था जीएनपी का, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या होता है कि जीडीपी की जो वैल्यू हमने निकाली, यदि उसमें से हम प्लस कर दें विदेशों से प्राप्त आय को, तो हमारी जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकल कर आता है। तीसरा कॉन्सेप्ट था हमारा एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। जब हम जीएनपी की वैल्यू में से यानी कि ग्रॉस राष्ट्रीय उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद की वैल्यू में से डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास की वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो हमारा एनएनपी निकल कर आता है। तो बच्चों, कल हमने इन 3 विषयों के बारे में जाना, इन धारणाओं के बारे में जाना। अब हम आज चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना किस तरह से की जाती है, हम किस तरह राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करेंगे। बच्चों, ये हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश के आर्थिक विकास को अगर नापना है या मापना है तो उसका एक सूचकांक होता है उस देश की राष्ट्रीय आय। यदि किसी देश की राष्ट्रीय आय ज़्यादा है तो वह देश उतना ही ज़्यादा विकसित माना जाता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार से की जाएगी? तो चलो बच्चों, अब हम जानते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना हम कैसे करेंगे। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले हमें एक चक्रीय प्रवाह को जानना होगा जो अर्थव्यवस्था में चलता है। तो चलो हम चक्रीय प्रवाह को देखते हैं। अर्थव्यवस्था में एक चक्रीय प्रवाह हमेशा चलता रहता है। इस चक्रीय प्रवाह में क्या 3 चीज़ें आती हैं? पहला है उत्पादन, आय और व्यय। अब हम इस चक्रीय प्रवाह को समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पादन की। उत्पादन, जब 5 साधन उत्पादन के आपस में मिलते हैं तो ये उत्पादन करते हैं और उत्पादन प्रक्रिया अर्थव्यवस्था में होती है और उस उत्पादन के बाद इनकम जनरेट होती है या आय सृजित होती है। लोगों को आय मिलती है अपने काम के बदले। जो भी हम श्रम करते हैं, हम अपना श्रम लगाते हैं या अपनी पूंजी लगाते हैं या हम अपनी भूमि उत्पादन कार्य के लिए देते हैं, तो उसके बदले हमें कभी लगान के रूप में, कभी ब्याज के रूप में, कभी मजदूरी या वेतन लाभ, इन सब के रूप में आय मिलती है। आय मिलने के बाद हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस आय को खर्च करते हैं, तो वह आय फिर व्यय होती है उन्हीं उत्पादित माल को खरीदने के लिए। तो फिर व्यय के बाद में वह पैसा वापस कहाँ चला जाता है? प्रोड्यूसर्स के पास यानी उत्पादकों के पास। फिर वापस से उत्पादन प्रक्रिया होती है और फिर इनकम जनरेट होती है, वो हम लोग के पास आती है। फिर हम उस आय का इस्तेमाल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं और व्यय करते हैं और फिर वापस से वो व्यय उत्पादकों के पास जाता है। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था में यह चक्रीय प्रवाह हमेशा चलता रहता है। अर्थात उत्पादन होता है, उत्पादन से आय का सृजन होता है, आय का इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय के रूप में करते हैं और फिर वह पैसा वापस से उत्पादकों के पास जाता है। तो बच्चों, अगर हम राष्ट्रीय आय की गणना की बात करें तो इन 3 कंपोनेंट्स या इन 3 घटकों के आधार पर हम राष्ट्रीय आय की गणना
करते हैं और 3 प्रकार हैं। पहला है यदि हम कुल उत्पादन को जोड़ लें, जितना उत्पादन हुआ, ठीक है, उसे हम उत्पादन एवं मूल्य जोड़ विधि कहते हैं, तो हम राष्ट्रीय आय की गणना कर पाएंगे। दूसरी तरफ यदि हम सिर्फ आय की तरफ देखें कि हम जितनी भी इनकम हुई है उस इनकम को अगर हम जोड़ लें, एक अर्थव्यवस्था में वहाँ के नागरिकों की कुल आय को यदि हम जोड़ लें तो भी हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं और उस विधि को हम आय विधि के नाम से जानते हैं। और तीसरा घटक है व्यय, यानी कि यदि हम एक अर्थव्यवस्था में जितना भी व्यय हुआ है उस व्यय को, चाहे वह निजी क्षेत्र का व्यय हो, चाहे वह सार्वजनिक क्षेत्र का व्यय हो, किसी भी तरह का व्यय है, अगर हम उस पूरे व्यय को जोड़ लें तो भी हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। तो तीसरी विधि हमारी हुई व्यय विधि। तो बच्चों, हमने ये जाना कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आय और व्यय का चक्रीय प्रवाह हमेशा चलता रहता है और राष्ट्रीय आय की गणना के लिए हम इन्हीं तीनों घटकों का इस्तेमाल करते हैं और राष्ट्रीय आय गणना की हमारी 3 विधियां होती हैं। बच्चों, परीक्षा में अक्सर यह पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय गणना की कितनी विधियां हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय आय गणना की 3 विधियां हैं। पहला है उत्पादन गणना विधि, दूसरा है आय गणना विधि और तीसरा है व्यय गणना विधि। अब हम इन तीनों विधियों के बारे में डिटेल में जानेंगे। उत्पादन एवं मूल्य जोड़ विधि, इस विधि में सबसे पहले हम उत्पादक उद्यमों की पहचान करते हैं एवं उनका वर्गीकरण करता है। इसका तात्पर्य यह है कि हम ये देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में ऐसे कितने उद्यम हैं या एंटरप्राइजेस हैं जो उत्पादन कार्य कर रहे हैं और उनकी पहचान करने के बाद हम उनका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी उन्हें विभिन्न ग्रुप्स में बांटते हैं। तो ये हमारे सामने 3 प्रमुख क्षेत्र निकल कर आते हैं या 3 इसके ग्रुप्स हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीय क्षेत्र और तीसरा है तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र बच्चों, इसे हम कृषि क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम कृषि और उससे संबंधित अन्य आर्थिक क्रियाओं को शामिल करते हैं, जैसे वन, खनन, पशुपालन, मत्स्य पालन इत्यादि। तो यह क्षेत्र बेसिकली रॉ मटेरियल प्रोवाइडर सेक्टर भी है, यानी कि यह अन्य क्षेत्र को यानी द्वितीय क्षेत्र को कच्चा माल उपलब्ध कराता है। अब हम द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं। द्वितीय क्षेत्र में हम सभी प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण यानी कि उद्योगों को शामिल करते हैं। इसमें वृहद आकार के उद्योग यानी कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आती हैं, या कॉटेज इंडस्ट्रीज को भी हम द्वितीय क्षेत्र में ही शामिल करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र जो भी कच्चा माल उपलब्ध कराता है उसका इस्तेमाल करके द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें गन्ना प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होता है और उस गन्ने का इस्तेमाल करके विनिर्माण के माध्यम से चीनी, गुड़ का प्रोडक्शन द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत होता है। इसी प्रकार कपास की खेती प्राथमिक क्षेत्र में होती है, लेकिन उससे मिलने वाले रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके वस्त्र उद्योग या टेक्सटाइल उद्योग द्वितीय क्षेत्र का ही एक अंग है। अब हम बात करते हैं तृतीय क्षेत्र की। तृतीय क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सर्विसेज प्रोवाइड करता है या सुविधाएं देता है। यह सुविधाएं किस प्रकार की होती हैं? जैसे संचार की सुविधा, यातायात के साधनों की सुविधा, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, बीमा, बैंकिंग, फाइनेंस, ये सब चीज़ें तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास के लिए तृतीय क्षेत्र का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों, इसके साथ साथ हम एक बात और जानते हैं कि जो देश ज़्यादा अल्प विकसित होते हैं वहाँ पर प्रायः यह देखा जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र में वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा
कार्यबल में लगी होती है, यानी वहाँ की जनसंख्या का बड़ा भाग प्राथमिक क्षेत्र में ही रोजगार के लिए आधारित होता है। लेकिन यह हमेशा सत्य नहीं होता, ज़्यादातर स्थिति में ऐसा देखा गया है। और द्वितीय क्षेत्र जितना विकास करता है, अर्थव्यवस्था का विकास उतना ही तेजी से होता है, क्योंकि द्वितीय क्षेत्र बहुत अधिक मात्रा में रोजगार के साधन उपलब्ध कराता है या रोजगार के अवसर देता है। और तृतीय क्षेत्र भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान करता है किसी भी देश की जीडीपी या राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में। तो बच्चों, उत्पादन एवं मूल्य जोड़ विधि में सबसे पहला स्टेप है हमारा उत्पादक उद्यमों की पहचान करना और उनको वर्गीकृत करना इन तीनों क्षेत्रों में, कि वह प्राथमिक क्षेत्र में जाएगी आर्थिक क्रिया, या द्वितीय क्षेत्र में जाएगी, या फिर तृतीय क्षेत्र में जाएगी। यह काम कर लेने के बाद दूसरा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है शुद्ध उत्पादन मूल्य की गणना, यानी कि उत्पादन की जो वैल्यू है उसको हम बहुत एक्यूरेसी से या नेट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अब ये शुद्ध उत्पादन मूल्य क्या होता है, इसको जानने के लिए हम इस इक्वेशन को देखते हैं। तो शुद्ध मूल्य वृद्धि में सबसे पहले हम उत्पादन का मूल्य लेते हैं। उत्पादन का मूल्य क्या हुआ कि जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, यानी कि उसकी क्वांटिटी को यदि हम उसकी कीमत यानी प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्पादन का मूल्य निकल आएगा। लेकिन इस उत्पादन के मूल्य में से हमें मध्यवर्ती उपभोग को माइनस करना होगा। अब प्रश्न उठता है कि ये मध्यवर्ती उपभोग है क्या? बच्चों, मध्यवर्ती उपभोग का तात्पर्य है कि जब भी हम उत्पादन करते हैं तो उत्पादन कई स्टेज में होता है। तो ऐसी स्थिति में जिस वस्तु के वैल्यू को हम पहले शामिल कर चुके हैं, हो सकता है कि उस वस्तु की वैल्यू को हम दोबारा, तिबारा या 4 या 5वीं बार भी उसको हम ऐड कर लें। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम हमेशा मध्यवर्ती उपभोग की वैल्यू को माइनस कर देते हैं। इसके लिए हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। मध्यवर्ती उपभोग को जानेंगे हम सबसे पहले कि ये होता क्या है। मध्यवर्ती उपभोग यानी कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मध्यवर्ती उपभोग इसमें हम सबसे पहले लेंगे, सपोज किसी किसान ने उत्पादन कार्य किया है ना, तो सबसे पहले गेहूं का उत्पादन हुआ या वीट का प्रोडक्शन हुआ जिसकी वैल्यू है 1600 रुपये। ठीक है, किसान ने 1600 रुपये का गेहूं का उत्पादन किया। अब उस गेहूं को एक मैदा बनाने वाले व्यक्ति ने खरीदा। ठीक है, तो दूसरा स्टेप में हमारा मैदा बना। तो जब मैदा बनाने के लिए उसने गेहूं पहले खरीदा तो गेहूं उसने 1600 रुपये का खरीदा। तो 1600 उसका कॉस्ट था, उसमें उसने कुछ बनाने के क्रम में मूल्य वृद्धि की, यानी कि जब हम नया उत्पादन करते हैं तो क्या होता है, उसके साथ में हमें थोड़ा सा और कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। तो वो और कॉस्ट बेयर करने के क्रम में हमने ये 2400 रुपये का कुल हो गया उसका उत्पादन। तो 2400 रुपये का उत्पादन हुआ और 1600 रुपये का उसका क्या था, वीट था। तो 2400 में से अगर हम 1600 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना निकल के आया बच्चों, 400 प्लस 400 यानी कि 800। तो 1600 में उसने 800 रुपये और लगाए और मैदा का उत्पादन हुआ, यानी कि 800 रुपये की मूल्य वृद्धि की उसने। उसके बाद तीसरा स्टेप आता है हमारा, बेकर ने अब मैदा बनाने वाले से बेकर ने खरीदा मैदा, क्योंकि उसको आगे ब्रेड बनानी है। तो ब्रेड बनाने के लिए उसने 2400 का मैदा खरीदा और 3000 की टोटल उसने मूल्य वृद्धि की। तो 2400 को हम 3000 से माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितनी मूल्य वृद्धि उसने और की, कितनी वैल्यू उसने और ऐड की है।
तो 3000 माइनस 2400 इज 600, यानी कि 600 रुपये। तो बेकर ने 600 रुपये की मूल्य वृद्धि की। अब उसके बाद में चौथा, अब ब्रेड बना ली बेकर ने, लेकिन हम डायरेक्ट जाकर जो प्रोड्यूसर है, जो उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसके पास डायरेक्ट जाके तो सामान नहीं खरीदते, वो आगे सप्लाई करता है रिटेलर्स को, और हम जो आम आदमी, जो उपभोक्ता हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, हम लोग रिटेलर से जाकर वो सामान खरीदते हैं। तो जब रिटेलर के पास वो सामान पहुंचा तो उसकी वैल्यू और बढ़ी। तो ये और वैल्यू क्यों बढ़ी? क्योंकि प्रोडक्शन तो हुआ नहीं है, लेकिन बेकर के पास से रिटेलर के पास वो सामान जब आता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है ना। फिर वो अपना, जो रिटेलर है वो अपना भी कुछ मुनाफा कमाएगा। तो वो सब जोड़ के अब कुल मिलाकर उस ब्रेड की वैल्यू कितनी हो गई? 3200 रुपये। उसने ली कितने में थी? 3000 में, लेकिन उसकी वैल्यू हो गई 3200। ठीक है, 3200 वैल्यू हो गई। तो अब हम 3200 में से 3000 को माइनस किया हमने, तो कितना आया हमारा? 200 रुपये। तो कुल मिलाकर आखिरी जो हमारा स्टेप आया, जो कि रिटेलर के पास पहुंचा सामान, और रिटेलर के पास से सीधा उपभोक्ता उसे खरीदेगा, यानी कि वो ब्रेड जो है वो क्या हो गई? अंतिम उपभोग। ठीक है, तो 200 रुपये की मूल्य वृद्धि हुई। तो अगर हम जब राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे और अगर हम इन सभी स्टेप्स पर जितनी भी मूल्य वृद्धि हुई सबको अगर हम एक साथ जोड़ लेंगे, जैसे 1600 प्लस 2400 प्लस 3200 प्लस 3000 प्लस 3200, तो हमारी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि गेहूं का उत्पादन जो पहले स्टेप में हुआ, वही गेहूं का उत्पादन इस मैदा बनाने के क्रम में इस्तेमाल हुआ 1600 रुपये। उस 1600 रुपये से अब उसने 800 रुपये मैदा बनाने वाले ने इसमें मूल्य वृद्धि की और उसकी वैल्यू हो गई 2400 रुपये। ठीक है, फिर ये 2400 रुपये सीधा बेकर का कॉस्ट है, इसमें इसने 600 रुपये की मूल्य वृद्धि की है, तो आपकी ये वैल्यू 3000 हो गई। उसके बाद नीचे हम देखते हैं कि रिटेलर के पास 3000 में ब्रेड आ गई, लेकिन उसने उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और अपना मुनाफा या लाभ को जोड़कर वो 200 रुपये और उसमें ऐड करके 3200 रुपये तक पहुंची। तो जो हमारा फाइनल जो प्राइस है, जो हमारी फिनिश्ड गुड है, यानी अंतिम फिनिश्ड गुड का मतलब हुआ वह वस्तु जो उपभोक्ताओं के पास या कंज्यूमर्स के पास फाइनली कंजम्पशन के लिए पहुंचती है। तो वो जो ब्रेड है वो हमारी फाइनल या फिनिश्ड गुड है, जिसकी वैल्यू 3200 है। लेकिन हम जब गणना करते हैं उत्पादन की या राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, तो हम दो तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। या तो हम डायरेक्ट फिनिश गुड्स, यानी कि जो वो वस्तु जो उपभोक्ता को फाइनली कंजम्पशन के लिए मिली है, उस वस्तु की वैल्यू को ऐड कर लें, यानी कि 3200 रुपये को ऐड करें। ठीक है, या फिर जो मूल्य वृद्धि हुई है सिर्फ उसको ऐड करें, जो रॉ मटेरियल पे जो खर्च हुआ है उसको हम शामिल ना करें। या दूसरा तरीका है कि हर स्टेप पर, उत्पादन के हर स्टेप पर जितनी भी मूल्य वृद्धि हुई है उसकी वैल्यू को हम जोड़ लें। तो पहले स्टेप पर कितनी मूल्य वृद्धि हुई? 1600 रुपये की। ठीक है, दूसरे स्टेप पे कितनी मूल्य वृद्धि हुई? 800 रुपये की मात्र। 1600 रुपये तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर काउंट कर लिए हैं, इसलिए हम दोबारा उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, वरना डबल काउंटिंग हो जाएगी और राष्ट्रीय आय हमें अपनी ज़्यादा बढ़ी हुई दिखाई देगी। तो अब हमने दूसरे स्टेप में हुई मूल्य वृद्धि यानी कि 800 रुपये को ऐड किया। उसके बाद हमने तीसरे स्टेप पर हम आते हैं। तीसरे स्टेप पर बेकर ने कितनी मूल्य वृद्धि की है? मात्र 600 रुपये की। ठीक है, तो हमने इस 600 रुपये को ऐड करेंगे। उसके बाद चौथा स्टेप है हमारा रिटेलर, यानी कि जब हम उपभोक्ताओं के पास वस्तु आने के लिए तैयार है अगर, तो उस समय जो मूल्य वृद्धि हुई है वो है हमारी 200 रुपये। तो अब बच्चों हम इन चारों को अगर ऐड करें तो हमारा जो सम निकल कर आएगा वो होगा
3200 रुपये, ठीक है। और ये वैल्यू, ये 3200 रुपये वैल्यू हमारी इस फाइनल वैल्यू, जो फाइनल फिनिश गुड की जो वैल्यू है उसके बराबर है। तो अगर हम बात करें कि टोटल प्रोडक्शन कितने का हुआ, तो 1600, अगर चारों स्टेप में अगर हम टोटल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो 1600 प्लस 2400 प्लस 3000 प्लस 3200, ये सब मिलकर हमारा जो वैल्यू आई ये टोटल वैल्यू हुई। लेकिन इसमें से हमें मध्यवर्ती उपभोग को की वैल्यू को माइनस करना होगा, तब जाकर हमारा ये 3200 रुपये निकल कर आएगा। मध्यवर्ती उपभोग को हम उत्पादन के मूल्य से माइनस करेंगे, जिसको अभी हमने जाना। उसके बाद हम इसमें से मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू को माइनस करेंगे। मूल्यह्रास का मतलब है जब भी हम उत्पादन करते हैं तो जिन भी मशीनरीज का इस्तेमाल करते हैं उसमें टूट फूट, घिसावट इत्यादि होता है, तो उसकी वैल्यू को हम माइनस करेंगे। उसके बाद हम इसमें से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को भी की वैल्यू को माइनस करते हैं। जो भी प्रोडक्शन होता है उस पे सरकार अप्रत्यक्ष कर लगाती है। बच्चों, आपने किसी भी प्रोडक्ट को देखा होगा, उस पर प्राइस लिखा होता है MRP और उसके साथ ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस, यानी कि उसकी कीमत में सभी प्रकार के करों को शामिल किया जाता है और यह कर उत्पादन होने के बाद ऐड होते हैं। इसलिए इस कर की वैल्यू को भी हम माइनस करते हैं, तब हमें शुद्ध मूल्य वृद्धि यानी कि एक्चुअल में जो प्रोडक्शन हुआ है वो हमें पता चलता है। इसके बाद हम तीसरा स्टेप इसमें शामिल करते हैं, वह है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय की गणना। यानी कि हमारे देश में यदि जो विदेशी यहाँ पर उत्पादन कर रहे हैं और हमारे देश के नागरिक बाहर जो उत्पादन कर रहे हैं या बाहर से जो उनको इनकम हो रही है, उन दोनों का डिफरेंस लेते हैं और उसे हम अपनी राष्ट्रीय आय में जोड़ देते हैं। तो बच्चों, ये तीनों स्टेप फॉलो करने के बाद जो वैल्यू हमें निकल कर आती है वह वैल्यू राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम कहलाती है। तो हमने अभी उत्पादन एवं मूल्य जोड़ विधि के बारे में जाना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आय विधि की। आय गणना विधि। आय गणना विधि के माध्यम से भी हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। तो आय क्या है? जितने भी उत्पादन के साधन हैं, जब वह उत्पादन कार्य में संलग्न होते हैं तो अपने कार्य के बदले या अपने पारिश्रमिक के बदले उन्हें जो आय होती है उसे हम इसमें शामिल करते हैं। जैसे श्रम देने वाले को मजदूरी मिलती है, यानी श्रमिक को मजदूरी मिलती है, भूमि के बदले लगान दिया जाता है, पूंजी के बदले ब्याज दिया जाता है, लाभ होता है साहसी को। तो इस विभिन्न प्रकार की आय को जोड़कर भी हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। तो इसमें हम किन कंपोनेंट्स को लेंगे या किन चीज़ों को हम इसमें शामिल करेंगे उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम मजदूरी को शामिल करेंगे, ठीक है। इस मजदूरी में ये टर्म दोनों शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के श्रम के लिए हमने एक टर्म मजदूरी यूज़ कर लिया है, यानी कि वेजेस और सैलरीज, ठीक है। इसके बाद हम इसमें लगान को जोड़ेंगे, यानी कि भूमि के प्रयोग के बदले जो भी रेंट मिलता है उसे शामिल करेंगे। फिर हम ब्याज यानी कि पूंजी के इस्तेमाल के बदले मिलने वाला इंटरेस्ट या ब्याज उसे ऐड करेंगे। लाभांश, लाभांश क्या होता है? यानी कि लाभ, है ना। ये लाभ की बात को हम इसमें ले रहे हैं। लाभ में जैसे कि आप सब जानते हैं कि शेयर्स लॉन्च करती है कंपनी, क्योंकि किसी भी कंपनी को शुरू करने के लिए भारी मात्रा में वित्त या फाइनेंस की आवश्यकता होती है और यह फाइनेंस उत्पादक या प्रोड्यूसर्स के पास सारा अपना ही पैसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं। तो वह ऐसी स्थिति में शेयर्स को लॉन्च करता है और उन शेयर्स को कोई भी व्यक्ति जो खरीदना चाहे वह खरीद सकता है। शेयर्स के रूप में अपनी पूंजी को लगाता है और उन शेयर्स के बदले जब लाभ होता है तो उसका कुछ अंश डिबेंचर्स या लाभांश के रूप में शेयर होल्डर्स को कंपनी देती है। तो शेयर होल्डर को मिलने वाला लाभांश या डिबेंचर उसकी इनकम है, तो उसकी इस इनकम को हम शामिल करेंगे।
इसके बाद अवितरित लाभ को हम शामिल करेंगे। अवितरित लाभ का मतलब है कि कोई भी कंपनी जब प्रोडक्शन करती है तो वो अपने प्रॉफिट का पूरा भाग साहसी लाभ को अपने पास नहीं ले लेता, बल्कि वह उसका कुछ भाग अवितरित रखता है, जो भाग वो उस उत्पादन के विकास के लिए या उसकी एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए लगाता है। तो इसे हम ऐड करेंगे। इसके अलावा निगम लाभ कर की वैल्यू को भी हम ऐड करेंगे। निगम लाभ कर क्या होता है? इसे हम कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स बोलते हैं। सरकार जो भी उत्पादक होते हैं, जो बड़े बड़े फर्म्स हैं, निगम, कॉरपोरेशंस हैं, उनके प्रॉफिट पर टैक्स लगाती है। यह एक प्रत्यक्ष कर होता है जो कि डायरेक्टली प्रोड्यूसर को अपने प्रॉफिट में से देना होता है। तो इसके भाग को भी हम राष्ट्रीय आय में ऐड करते हैं। इसके अलावा इसमें हम सार्वजनिक क्षेत्र के अवशेष को लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का अवशेष से तात्पर्य है कि जितने भी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस हैं वो जो उत्पादन करती हैं उसके बदले उनको भी इनकम होती है। तो वो इनकम जो है, जो सरप्लस इनकम होती है, यानी कि लागत को घटा देने के बाद जो बचता है वह सरप्लस इनकम होती है। इसे भी हम राष्ट्रीय आय में जोड़ते हैं। इसके बाद हम मिश्रित आय को जोड़ते हैं। अब मिश्रित आय एक नया कॉन्सेप्ट है। ये क्या है? मिश्रित आय में जैसे कि कुछ व्यक्ति स्वयं अपना खुद का रोजगार करते हैं, यानी कि स्वरोजगार। जैसे किसी ने ब्यूटिशियन का कोर्स किया तो उसने ब्यूटी पार्लर खोल लिया, कोई टेलरिंग का काम करता है, कोई कारपेंटरी का काम करता है, तो उससे उसको विभिन्न प्रकार की आय होती है। तो स्वरोजगार वाली आय को हम भी राष्ट्रीय आय में ऐड करते हैं। उसके अलावा हम इसमें फाइनली विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय को भी जोड़ लेते हैं। तो फाइनली हमारी इन सभी कंपोनेंट्स को जोड़ने से राष्ट्रीय आय की गणना हो जाती है। तो बच्चों, आय गणना विधि के अंतर्गत हम उत्पादन के साधनों को होने वाली सभी प्रकार की आय को यदि हम जोड़ लें, या देश के नागरिकों को जिस भी प्रकार की आय हो रही है, यदि हम उस आय को जोड़ लेते हैं तो हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त होगी। इसके बाद तीसरी विधि है हमारी व्यय गणना विधि। व्यय गणना विधि का तात्पर्य है एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि जितने भी अर्थव्यवस्था में व्यय किए जाते हैं उन सभी को अगर हम जोड़ लें तो भी हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। तो इसमें हम किन किन कंपोनेंट्स को लेंगे? सबसे पहले अंतिम उपभोग व्यय। अंतिम उपभोग व्यय का मतलब है जो वस्तु हम अंतिम उपभोग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी हमने मध्यवर्ती उपभोग की जब चर्चा की थी तो हमने ब्रेड की चर्चा की थी कि ब्रेड जो है वो हमारी फिनिश्ड गुड है, यानी कि वो उपभोक्ता के पास अंत में डायरेक्ट कंजम्पशन के पास आती है। तो इस तरह की वस्तुओं पर जो व्यय होता है उसे हम अंतिम उपभोग व्यय कहते हैं। तो यह अंतिम उपभोग व्यय निजी भी हो सकता है और सरकारी भी हो सकता है। इन दोनों ही उपभोग व्यय को हम शामिल करेंगे। इसके अलावा हम इसमें सकल स्थायी पूंजी निर्माण की वैल्यू को ऐड करेंगे। अब ये सकल स्थायी पूंजी निर्माण का मतलब क्या है कि जो भी हम उत्पादन या एंटरप्राइज शुरू करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनरीज की, कल पुर्जों की, उपकरणों की ज़रूरत होती है। तो उन कल पुर्जों को, उन उपकरणों को खरीदने पर जो व्यय होता है उसकी वैल्यू को भी हम इसमें शामिल करते हैं। तीसरी चीज़ आती है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को हम इसमें जोड़ेंगे। इसके बाद हम इसमें से मूल्यह्रास की वैल्यू को माइनस कर देंगे। मूल्यह्रास का मतलब हुआ कि किसी भी वस्तु को जब हम उत्पादन करते हैं तो उस उत्पादन के क्रम में मशीनरीज में टूट फूट होती है, रिपेयरमेंट कराना पड़ता है। तो वो टूट फूट और रिपेयरमेंट पे होने वाला व्यय एक तरीके की लागत है, तो इसलिए हम इसे माइनस करेंगे। और फाइनली हम इसमें से शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को या वह कर जो सरकार हमारे प्रोडक्ट्स जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके पे सरकार कुछ टैक्सेस लगाती है,
उन टैक्सेस की वैल्यू को हम माइनस करेंगे तो हमारी राष्ट्रीय आय निकल के आएगी। तो यह राष्ट्रीय आय जो है, इसे अगर हम टेक्निकली कहें तो ये हो जाएगी NNPFC, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। राष्ट्रीय आय की गणना की विधियों को जानने के बाद अब हम ये चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना करता कौन है। राष्ट्रीय आय की गणना CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। यह संगठन विभिन्न क्षेत्रों से, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनसे डेटा कलेक्ट करता है या आंकड़ों को संकलित करता है और उसके उपरांत राष्ट्रीय आय की गणना करता है। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और महत्वपूर्ण है, वह है प्रति व्यक्ति आय का। तो बच्चों, प्रति व्यक्ति आय जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रति व्यक्ति यानी प्रत्येक व्यक्ति को होने वाली या मिलने वाली आय को हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, वह है प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है, इसमें हम देश की कुल राष्ट्रीय आय को लेते हैं, राष्ट्रीय आय और उसे हम डिवाइड करते हैं देश की कुल जनसंख्या से। तो प्रति व्यक्ति आय को देश की कुल जनसंख्या को डिवाइड करते हैं और हमारी प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम निकल कर आती है। तो बच्चों, अब तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या जाना? राष्ट्रीय आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं क्या हैं, राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार किन किन विधियों के माध्यम से की जाती है और प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। कोरोना वायरस का खतरा होगा कम जब हाथों को बार बार धोएंगे हम। साथियों, जब आपके हाथ गंदे हों, खांसने और छींकने के बाद, किसी भी सतह या वस्तु को छूने के बाद, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, खाना बनाने, परोसने, खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। पानी को बर्बाद ना करें। हाथों को साबुन से मलते समय पानी का नल बंद रखें। हाथ धोते समय आप हाथ धोने के चरणों का पालन करें। पहले हथेली से हथेली, फिर हथेलियों के पीछे, अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों के पीछे, अंगूठे के तले पर और आखिर में अंगुली के नाखूनों को अच्छी तरह धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी। आज जब सूरज निकलता है तो देश में विकास के लिए हर दिन एक नया सवेरा लेकर आता है। दिन ब दिन भारत नई मंजिलों की तरफ अपने मजबूत कदम बढ़ा रहा है और विकास के इन बढ़ते कदमों के साथ एक चीज और है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और वो है विकास में देश के सभी वर्गों की भागीदारी। आजादी से पहले देश में आर्थिक आजादी की नींव तब पड़ी जब सन 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। तभी से लेकर आज तक देश की आर्थिक व्यवस्था को सशक्त बनाना एवं उसके लाभ जनमानस तक पहुंचाना ही आरबीआई का प्रमुख उद्देश्य रहा है। किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था तभी मजबूत होती है जब हर वर्ग विकास की राह पे कंधे से कंधा मिलाकर चल सके और इसी विकास की गंगा को घर घर पहुंचाने के लिए वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में आरबीआई ने भारत सरकार के साथ मिलकर कई क्रांतिकारी कदम उठाए ताकि बैंकिंग से वंचित रह गए जनमानस को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके और इनसे बहुत हद तक फायदा हुआ। लेकिन इन प्रयासों को वास्तव में गति तब मिली जब बैंकिंग के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उदय हुआ। आरबीआई ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से
बैंकिंग सुविधा को बढ़ावा देने के लिए BC मॉडल की घोषणा की, जिससे कमर्शियल बैंक्स द्वारा दूर दराज क्षेत्रों में बिजनेस करेस्पॉन्डेंट नियुक्त किए गए और उससे जन्म हुआ कहीं भी कभी भी घर बैठे बैंकिंग का। इन बातों का असर कुछ यूं हुआ कि बैंकिंग पॉलिसी में एक मूलभूत तब्दीली आई। बैंकर्स का वित्तीय समावेशन को लेकर दृष्टिकोण बदला और उन्हें इसमें एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नजर आई। एक तरफ टेक्नोलॉजी की मजबूत बुनियाद पे सभी 6 लाख गांवों को फाइनेंशियल सर्विसेज से जोड़ा जा रहा था। वहीं आर्थिक साक्षरता को बढ़ावा देते हुए गांव कस्बों में कैंप्स लगा लगाकर लोगों को बेसिक बैंकिंग से जुड़ने पर होने वाले लाभों की जानकारी भी दी जा रही थी। बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहकों की समस्याओं का भी पूरा ख्याल रखा गया और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गईं। वित्तीय समावेशन मुहिम के बुनियादी ढांचे की रूपरेखा भी वक्त के साथ और बेहतर होती गई। दशकों की मेहनत के चलते देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन का ढांचा अब एक विकसित रूप ले चुका था। वित्तीय समावेशन की कोशिशों को एक मजबूत साथ तब मिला जब देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 15 अगस्त 2014 के दिन देशवासियों के लिए एक अनमोल तोहफा पेश किया। इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। भारत सरकार की इस लोकप्रिय योजना को संपूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए ये जरूरी है कि खाताधारी इन खातों का प्रयोग करे। खातों के प्रयोग से ही जहां गरीबों को सस्ती बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी, वहीं बैंकों की आमदनी भी बढ़ेगी। फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम और PMJDY को मिलाकर पिछले कुछ वर्षों में देश में 35 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए। अब ये हम सब की जिम्मेदारी है कि ये खाते न सिर्फ ऋण, जमा, पेंशन, इंश्योरेंस आदि प्राप्त करने का एक माध्यम बने, बल्कि खाताधारियों के लिए तमाम सरकारी सुविधाओं का द्वार खोलने का कार्य करें। हमारे नौजवानों में उसके हाथ में हुनर हो, काम करने का अवसर हो, तो एक आधुनिक हिंदुस्तान खड़ा करने की उसमें ताकत हो। सर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लोन ले रहा हूँ, इस उम्मीद से कि मेरी स्किल मुझे कामयाबी दिलाएगी। क्यों नहीं, तुम्हारा खाता और तुम्हारा हुनर दोनों की कद्र होगी। लीजिए सर, मैसेज भी आ गया। बधाई हो। थैंक यू सर। हमारी कल और आज की कोशिशें रंग लाईं तो वाकई भारत का आने वाला कल बहुत सुनहरा होगा। बहुत कुछ किया जा चुका है, बहुत कुछ करने की मंशा है। आइए सब मिलकर भारत को अधिक समृद्ध और विकसित बनाने की राह पर साथ चलें। करेंसी नोटों की ये कहानी। हाँ सुनो बंधुओं करेंसी नोटों की ये कहानी। हो कहाँ से आया, किसने बनाया, किसने सजाया, किसने छपाया,
रखने की, सदा देश के हित में ही मुद्रा और ऋण के परिचालन की। उन्हें मिली थी जिम्मेदारी मुद्रा स्थिर रखने की, सदा देश के हित में ही मुद्रा और ऋण के परिचालन की। प्रयत्न उनका रहता है विकास में सबको शामिल करना, उत्पादन गतिविधियों के लिए रोजगार उन्मुख क्षेत्रों में ऋण प्रवाह हो निरंतर। सुनो बंधुओं रिजर्व बैंक की यही कहानी। सुनो बंधुओं रिजर्व बैंक की यही कहानी। वित्तीय स्थिरता कायम रखना ध्येय है ये उनका, आपकी पूंजी सुरक्षित रखना लक्ष्य है ये उनका। रखना ध्येय है ये उनका, आपकी पूंजी सुरक्षित रखना लक्ष्य है ये उनका। कीमतों को स्थिर रखने की हर कोशिश करते हैं वो, परिवार के भविष्य की खातिर निवेश कर सकते हो तुम, योजना बना सको तुम। सुनो बंधुओं रिजर्व बैंक की यही कहानी। सुनो बंधुओं रिजर्व बैंक की यही कहानी। बच्चों को वित्तीय रूप से जिम्मेदार बनाना, यही प्रयास है रहता उनका वित्तीय समावेशन हो। बच्चों को वित्तीय रूप से जिम्मेदार बनाना, यही प्रयास है रहता उनका वित्तीय समावेशन हो। देश के घर घर में न केवल बैंक का खाता खुले, किंतु खाते से जुड़ी वित्तीय सेवाएं मिले। पैसा भेजना, उधार लेना, सारी सुविधाएं मिले। विदेशी मुद्रा की जरूरतें पूरी कर सकते हैं, देश में बढ़े व्यापार और निवेश। दैनिक लेन देन के लिए कुशल व्यवस्था करना, यही है लक्ष्य उनका, यही है लक्ष्य उनका। सुनो बंधुओं रिजर्व बैंक की यही कहानी। सुनो बंधुओं रिजर्व बैंक की यही कहानी। हाथों को मलमल के स्वच्छ करेंगे साबुन और साफ जल से। याद रखेंगे सुमन के एस सीधे हाथ साबुन मल के, यू उल्टे हाथ रगड़ रगड़ के। याद रखेंगे सुमन के। एम मुट्ठी के ऊपर हाथ फिरा के, ए
अंगूठे के ऊपर गोल घुमा के। याद रखेंगे सुमन के। एन नाखूनों को हथेली पे चमका के। कलाई के पास छल्ला बना के। याद रखेंगे सुमन के। स्वच्छ रखेंगे हाथ तो स्वस्थ रहेंगे आप। शीला, ऊंची कूद। मयूरी, लंबी कूद। सुनीता, लंगड़ी टांग। और रीटा, 100 मीटर दौड़। चलो बच्चों। अरे रीता, चल। क्या हुआ? घर नहीं जाना? ये देख। मैं मर तो नहीं जाऊंगी ना? ओह, अरे बुद्धू, ऐसे कैसे मर जाओगी? मैं हूं ना। बस इतनी सी बात और इतना बड़ा मुंह फुला लिया। ये तो मेरे साथ भी होता है और इसके साथ भी। चल, रास्ते में सब समझा। अरे रुको 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 रुको, एक पहेली सुलझाओगी? तू कैसी सहेली है यार, इस हालत में भी पहेली? हाँ यार रुखसार, कैसी सहेली है तू? तू तो चुप ही करा। रीटा, जो तेरे साथ अभी हुआ कुछ समझ आया? नहीं तो हुई ना ये भी एक पहेली। देख, तू मेरी पहेली सुलझा तो तुझे ये पहेली भी समझ आ जाएगी। देखो, कैसा ये रिश्तेदार जो हर महीने आता, इसके स्वागत में हुलिया बदल जाता, जो इसे सुलझाएगी पहेली की सहेली कहलाएगी कहलाएगी। मेरे मामा हो सकते हैं। अरे नहीं नहीं, मेरी मौसा। नहीं। फिर कौन? चलो, तुम्हें ना तुम्हारी आंगनवाड़ी भाभी ही समझाएगी। हाँ। चलो जल्दी। भाभी, इतना भी भाव मत खाओ ना, बताओ ना। अरे खीर थोड़ी है जो फटक से परोस दूं। अच्छा चलो, मैं अभी एक कहानी सुनाती हूँ, पहेली समझ जाओगी। तुम जैसी ही एक लड़की थी जिसका नाम था मालती। मालती रोज अपनी सहेलियों के साथ स्कूल जाती और हंसते खेलते घर वापस आती। एक दिन जब वह घर से बाहर ही नहीं निकली, तब माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटी? सिसकी लेते हुए मालती ने अपनी कुर्ती पर लगा लाल धब्बा दिखाया। माँ ने समझाया, अरे इसे कहते हैं महीना। ये वो रिश्तेदार है जो हर महीने आता और इसके पहले ही स्वागत में हुलिया बदल जाता। फिर मालती की माँ ने उसके हाथ में आईना थमाया और बोली, देख, चेहरे पर ये मुहासे, बढ़ती छाती, बगल के बाल और तेज बढ़ता कद। ऐसे बदल जाता है हुलिया? बाहरी बदलाव के साथ साथ शरीर में कुछ अंदरूनी बदलाव भी होते हैं। अंदर भी? समझाती हूँ। जन्म से ही हर लड़के के पेट के नीचे वाले भाग में अंदर की तरफ कुछ अंग होते हैं जिन्हें स्त्री प्रजनन अंग कहते हैं। इनमें से 2 अंग थैलियों जैसे होते हैं जिन्हें अंडाशय बोलते हैं। ये अंडाशय लाखों छोटे छोटे अंडों से भरे होते हैं। जब लड़की 9 से 10, 11 से 12 या 13 से 14 साल की हो जाती है ना, तब इन अंडों को घूमने का मन करता है। हर महीने एक अंडा किसी एक थैली में से निकलता है और एक अंडवाहिनी से होकर पहुंच जाता है बच्चेदानी यानी गर्भाशय तक। अच्छा सुनो, बच्चेदानी वो अंग है
जिसमें गर्भधारण होने पर बच्चा पलता है। बच्चेदानी के अंदर एक मोटी गुदगुदी परत बन जाती है ताकि अगर बच्चा ठहर जाए तो इस गुदगुदी परत में सुरक्षित रहे। यदि अंडाशय से निकलने के 2 दिन के अंदर अंडे का मिलन पुरुष के शुक्राणु से हो जाए तो गर्भधारण हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता नहीं है। भाभी, क्योंकि मैं छोटी हूँ और स्कूल जाती हूँ, है ना? बिल्कुल सही, क्योंकि अंडे का मिलन पुरुष के शुक्राणु से नहीं होता, वो निकल जाता है और बच्चेदानी को परत की जरूरत नहीं रहती। इसीलिए ये खून की परत धीरे धीरे टूट के गिरने लगती है और बाहर निकल आती है। इसी प्रक्रिया को महीना कहते हैं। ओह, तो जो हर महीने निकलता है वो खून की परत है? और ये प्रक्रिया अलग अलग लड़कियों में 3 से लेके 7 दिन तक चल सकती है। देखो, ये महीना है और ये हर महीने आएगा और ये बिल्कुल आम सी बात है। बाप रे बाप, अब जाके जान में जान आई। मैंने तो सोचा था कि मैं मरने वाली हूँ। चलो, मरना तो कैंसिल, पर मैं दौड़ तो पाऊंगी ना? बिल्कुल। हवाओं में शोर है ये चर्चा, रो रहे तेरे पंख है तैयार, ना रुकती तेरी अब रफ्तार। हौसलों में आ गई जा, तेरी ही जीत का है ये फरमान। ऐसी उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला। ऐसी उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला। पहेली की सहेली है तू, पहेली की सहेली। अरे, पहेली की सहेली है तू। ये एक और पहेली। कल मैं सुलझाऊंगी। नहीं, मैं सुलझाऊंगी। मैं नहीं सुलझाऊंगी। अरे, अरे क्या करी? अरे खींचो मत।